तो हाय बच्चों, कैसे हो सारे। ये हमारी साइंस की दूसरी क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हमने पहले कर लिया क्लास फर्स्ट के अंदर और आज हमारा सिर्फ इस टॉपिक का दूसरा चैप्टर बचा है, दूसरा टॉपिक बचा है जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ से सीईटी के अंदर लगभग 4 सवाल आते हैं। भाई कितने सवाल आते हैं इस चैप्टर से? 4 सवाल आते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आपसे बस इतना ही है कि वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। हम सारी रिएक्शन समझेंगे, कैसे क्या होता है, जो सवाल आते हैं वो भी हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, जो सवाल आए हुए हैं वो भी हमारे पास है। देखो, ये हमारे पास वो सारे सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे सवाल करेंगे, किस टाइप के सवाल आते हैं, तो सब कुछ करने वाले हैं। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देख लो। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है। देखो, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जैसे कोई पदार्थ होता है, तो पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। क्या पदार्थ बनता है? जब दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं? अभिक्रिया। तो इनकी जो अभिक्रिया से एक तीसरा पदार्थ बनकर निकलता है। क्या बनता है? तीसरा पदार्थ बनता है, राइट। यानी एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी दो रसायन आपस में परिवर्तित होते हैं और तीसरे रसायन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, राइट। चलते हैं आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखो कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ आया कि जो रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि पदार्थ होते हैं ना, वो आपस में विक्रिया करते हैं और तीसरा नया पदार्थ बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 से अधिक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं, 2 से अधिक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट है। यदि कॉपर सल्फेट है, इसको यदि हम ब्रेक करें, तोड़े, इसको क्या करें? तोड़ें, तो ये टूट जाएगा कॉपर में और सल्फेट में। किसमें टूट जाएगा? कॉपर में और सल्फेट में ये टूट जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो हमारे पास था वो कॉपर और सल्फेट में विघटित हो गया। ये हो गया विघटन। ये अभिक्रिया विघटन वाली। विघटन की इस अभिक्रिया में क्या कॉपर सल्फेट था, वो कॉपर और सल्फेट 2 नए पदार्थों में टूट गया, 2 नए पदार्थों में टूट गया। तो देखो, इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो सारा कुछ हम आगे समझने वाले हैं। देखो, ये परिभाषा समझ में आ गई कि जब 2 पदार्थ होते हैं, उनके जो रासायनिक संगठन होते हैं जिनसे वो बने होते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ होता है वो किसी न किसी मटेरियल से बना होता है, तो उसके जो रासायनिक संगठन होते हैं, जैसे आपको पता है जो जल हमारे पास है, जल, उसमें रासायनिक संगठन क्या क्या? एक तो हाइड्रोजन है प्लस में एक ऑक्सीजन है। ये इसके रासायनिक संगठन है, 1 और 2। अब आपस में ये जुड़ते हैं तो बनता है आपका H2O। क्या बनता है? H2O, जिसको आप जल बोलते हो। लेकिन एक्चुअल में जल है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? रासायनिक संगठन है। क्या है? रासायनिक संगठन है। और इसके क्या है? संगठित होने से नया पदार्थ बनता है जल। तो इस प्रकार का जो पदार्थ परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलें आगे। देखो, जैसे कि लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो वुड होती है ना, जो वुड आपकी, तो जब वो जलती है तो अब ये वुड किसके साथ में विक्रिया करेगी? आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। लकड़ी होती है, वो जलती है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, आप जानते हो सारे, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इससे नया पदार्थ बनता है। एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनती है राख आपकी। क्या बनती है? राख। और उससे उत्पन्न होती है उष्मा। क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। इतनी चीजें बनती है भाई। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बनती है, राख उत्पन्न होती है जिसको एस बोलते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होती है। और दूसरा क्या है? ऊर्जा निकलती है। आपको पता है ऊर्जा क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमने देखा कि क्या क्या चीज बनी, नया पदार्थ बनता है। क्या क्या पदार्थ बना? कार्बन डाइऑक्साइड, राख, उष्मा, ऊर्जा, ये सारे नए पदार्थ बन गए। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है
इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रही है जिसमें नया पदार्थ बनता है, तो ये सारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है कोई 2 या 3 पदार्थों के आपस में अभिक्रिया करने से, तो उस प्रकार की जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या था, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें क्या था, केवल आकार आकृति उसमें परिवर्तन हो रहा था, लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा था, कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा था। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हमने भौतिक परिवर्तन नाम दिया था। लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे कि देखो कि दूध का दही में बनना, दूध का दही बनना, तो इसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। क्या नाम होता है उसका? लैक्टोबैसिलस। ये क्या होता है? जीवाणु होता है, जीवाणु। अब जीवाणु के बारे में तो आप जानते ही हो, जीवाणु जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और विषाणु जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस नाम का ये जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में बदलने का काम करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। आपको पता है दूध होता है वो क्षारीय होता है, दूध क्या होता है? क्षारीय होता है। दही थोड़ी सी अम्लीय होती है, दही क्या होती है? थोड़ी सी अम्लीय होती है। यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ कि जो क्षार था आपका, क्षार अम्ल में तब्दील हो गया। क्षार किस में तब्दील हो गया? अम्ल में तब्दील हो गया। ये चीज समझ में आई आपको कि नया पदार्थ बन रहा है, क्षार से अम्ल बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो। लोहे पे जंग लगना, अब ये वाला समझो कि लोहे पे जंग कैसे लगता है। अब जो हमारे पास जो लोहा होता है जिसको हम फेरस बोलते हैं, Fe, फेरस होता है। जब फेरस जो लोहा होता है उसको हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। किसमें छोड़ देते हैं? वायुमंडल में। जैसे आपकी कोई लोहे का सामान है, मशीनरी है, औजार है, यदि आप उसको कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हो, कुछ महीनों के लिए बाहर छोड़ देते हो, तो वो क्या है कि लाल कलर की उसके ऊपर एक परत चढ़ने लग जाती है, लाल कलर की उस पर एक परत चढ़ने लग जाती है जिसको आप बोलते हो जंग। क्या बोलते हो? जंग। अब ये जंग क्या होती है, ये जंग कैसे बनती है, ये चीज के बारे में समझो। कैसे होती है मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये देखो, ये सरिया है आपके पास, देखो ये सरिया है और इस सरिये को बाहर छोड़ दिया तो आपने देखा कि ये देखो एकदम लाल लाल कलर की एक परत चढ़ गई है, उसके ऊपर भूरी कलर की, लाल भूरे कलर की। तो यही तो जंग है, यही तो जंग है। जो नया सरिया आता है वो ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ोगे तो उस पर जंग लग जाती है। तो ये कैसे होता है? ये पता है कैसे होता है। जो आपका फेरस होता है ये ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, प्लस में नमी के संपर्क में रहता है। नमी क्या होता है? जिसके अंदर जल होता है। नमी के अंदर क्या होता है? जल होता है। नमी के अंदर क्या होता है? जल होता है। तो ये तीनों आपस में विक्रिया करते हैं। क्या? जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से और नमी से विक्रिया करता है, नमी से अभिक्रिया करता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसको आप बोलते हो जंग। क्या होता है? Fe2 बताओ, O3XH2O। ये है आपका जंग का सूत्र। ये किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है, ध्यान रख लेना। ये जंग का सूत्र है आपका। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फेरस होता है वो ऑक्सीजन से और जल से विक्रिया करके ये बना लेता है, जंग बना लेता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे 10+2 का जो CET का एग्जाम है उसमें ये सूत्र फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की विक्रिया मैं बताऊं तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। समझ आया? परिवर्तन ध्यान रख लेना बस। दूध का दही में बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान देना। लकड़ी का जलना, लकड़ी जब जलती है तो मुझे बताओ नया पदार्थ बनता है, राख बन जाती है। लकड़ी नहीं रही। समझ आया? अब मुझे एक एग्जांपल और बताओ। मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूं कि जो आपकी मोमबत्ती होती है, क्या होती है? मोमबत्ती। अब जो मोमबत्ती जलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन बताओ कौन सा है बेटा? जब मोमबत्ती जलती है ना तो रासायनिक और भौतिक आपके दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है प्लस में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे? देखो कैसे होता है। जब वो जलती है तो उससे क्या है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्लस में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यानी रासायनिक परिवर्तन में तो जब मोमबत्ती जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये दोनों नए पदार्थ है, ये दोनों नए पदार्थ है।
तो इस कंडीशन में इसको रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन कम बोलेंगे क्योंकि जो मोम, जो लेटिक्स होता है, यानी जो मोम होता है, जो मोम होता है वो क्या है, धीरे धीरे जलता है तो नीचे टपकना शुरू हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। अब पिघल जाता है तो उसको इकट्ठा करके फिर से मोम का रूप दिया जा सकता है, मोमबत्ती का रूप दिया जा सकता है। यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ये बात ध्यान रख लेना। यानी मोम क्या नीचे जमा हो जाता है और उस मोम को क्या फिर से क्या किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये भौतिक परिवर्तन भी है, इस कंडीशन में ये भौतिक परिवर्तन में है। तो देखो, जब आपके ये इस प्रकार का सवाल आता है कि मोमबत्ती जलती है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं, दोनों आंसर सही हो सकते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। दोनों दे दे तो दोनों सही हो जाएंगे, एक दे दे उन दोनों में से तो जो दिया है वो सही हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो बेटा अब करते हैं आगे। देखो, अब भोजन का पचना। अब भोजन जब पचता है तो आपको पता है पाचक एंजाइम्स काम करते हैं। पाचक एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और धीरे धीरे आपका जो होता है ये क्रिया शुरू होती है, ग्लूकोज ऊर्जा, और ये ऊर्जा फिर खर्च हो जाती है। यानी भोजन जो आपका होता है एक्चुअल में वो भोजन शरीर में जाता है। क्या भोजन आपका जो होता है वो शरीर में जाता है। कहां से जाता है भाई, मुख्य गुहा से, मुख्य गुहा से जाता है ना, भोजन शरीर में गया। फिर कहां जाता है बताओ, फिर बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता है, फिर अमाशय, अग्नाशय, और धीरे धीरे ये भोजन आपका कहां से, जो गुद्दा द्वार होता है वहां से बाहर निकल जाता है, जो अवशेष होता है। तो भोजन को काफी क्रियाएं करनी पड़ती है शरीर के अंदर, तब जाके हमें एटीपी प्राप्त होती है। एटीपी क्या होती है, ऊर्जा का रूप है एटीपी। हमारी जो ऊर्जा होती है, कैलोरीज होती है, वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। तो भोजन से एटीपी बनता है। तो देखो, पहले भोजन था और जो एटीपी है, जो ऊर्जा है, वो नया पदार्थ है। तो इस प्रकार भोजन का जो पचना है, भोजन, ठीक है, भोजन करना, ये जो इसमें जो अभिक्रियाएं हो रही है, पचना, पाचन, ये सारी अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है भाई। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। आपको पता है शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एसिड होते हैं, वो सब जो आपको पता है, जो आपका लीवर होती है वो एक एंजाइम होता है, उसको क्या करती है, वो निकालती है, उत्सर्जन करती है उसका, ठीक है। कौन सा होता है वो बताओ, कौन सा होता है बताओ, लीवर कौन सा एंजाइम निकालती है बताओ, कौन सा एंजाइम, मेरे को कमेंट के अंदर बताओ। और हमारे भोजन में पचने के लिए जो अम्ल आवश्यक होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये हमारे शरीर में ज्यादा बनने लग जाता है तो पाचन खराब रहने लग जाता है, और पाचन खराब होने से शरीर में एसिड बनने लग जाता है, जिससे हाथ पैर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, अपच रहने की शिकायत होती है, खाया पिया नहीं लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो ये सारा परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही। भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन हमेशा शरीर में जाने के बाद में भोजन नहीं रहता है, वो नया नया पदार्थ बन जाता है, ध्यान रख लेना। चले आगे। देखो, ये था लकड़ी का जलना। देखो, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलती है तो उष्मा प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया भाई, रासायनिक परिवर्तन हो। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में जलना, ये बदलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, राइट। चले आगे। अब देखो, जो श्वसन है, अब सांस लेते हो, जब सांस लेते हो तो ये कौन सा परिवर्तन है बताओ, ये भी आपका क्या है, सांस क्या, श्वसन क्या है। श्वसन जो होता है, सांस होता है, जो ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन किसके साथ में मिल जाती होती है, हीमोग्लोबिन के साथ में। किसके साथ में मिल जाती है, हीमो के साथ में, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र की मदद से पहुंचती है। तो इसकी मदद से बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण होता है। शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो ऊर्जा बनती है, तो वो सारा काम इस श्वसन की वजह से होता है, मतलब नया पदार्थ बनता है। सिंपल सी बात है। श्वसन भी क्या है आपका, एक है, श्वसन भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, ये वो क्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं हमारे, वो भोजन बनाते हैं। पौधे क्या है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वहां पे क्या किया जाता है, जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, सूर्य की क्या होती है, ऊष्मा,
जो प्रकाश होता है, प्रकाश, उसका उपयोग करके भोजन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? भोजन। भोजन, फूल निकलते हैं, जो फूलों से फिर फल बन जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, यदि धूप ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इस कारण से पौधे पर एक भी फ्रूट नहीं आएगा। ये ध्यान रख लेना, प्रकाश जरूरी है पौधे के लिए, इसीलिए जो पौधे होते हैं उनको धूप चाहिए होती है। धूप में नहीं रखोगे। हाँ, इंडोर और आउटडोर दो प्रकार के प्लांट आते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको अंदर रख सकते हो, बिना धूप के भी होते हैं। वो ऐसे प्लांट होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं थोड़े से, जिनको ज्यादा प्रकाश में रखोगे तो वो जल जाते होते हैं। और कुछ जो हमारे पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे नॉन सेंसिटिव होते हैं, उनको कितनी भी धूप दे दो वो खराब नहीं होते, वो जलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं में फिर होता है प्रकाश संश्लेषण। जैसे आम है, नींबू है, सेब है, केला है, नारियल है, ये सब। ठीक है, अब पाचन है। पाचन भी क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसे पाचन? शरीर में जब पाचन होता है बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो अलग अलग पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम काम में आता है। तो वो जब एंजाइम पाचन करते हैं तो नए नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए नए पदार्थ बनते हैं शरीर में, और वही पदार्थ शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। पाचन में क्या अलग अलग एंजाइम होते हैं? क्या होते हैं? एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं? एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसके साथ में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण मतलब नहीं बनेंगे तो क्या होगा? नया पदार्थ नहीं बनेगा तो शरीर में ना वृद्धि होगी, ना विकास होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए एंजाइम जरूरी है। ठीक है, अब किण्वन क्या होता है? किण्वन वो होता है जैसे किन्नू होता है। किन्नू आपने देखा है ना, संतरा किन्नू। अब ये जो किन्नू होता है और आपका एक होता है गन्ना, गन्ना। ठीक है, तो इनके अंदर जो मिठास आती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो मिठास आती है, जो शर्करा में तब्दील होती है। ठीक है, किण्वन क्या है? जो मिठास आती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो मिठास आती है, तो वो क्रिया कहलाती है किण्वन। वो क्या होता है? किण्वन होता है। और इसमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनती है, आपको पता है। ठीक है, इसीलिए गन्ने का उपयोग करके अल्कोहल बनाई जाती है, किन्नू का उपयोग करके भी अल्कोहल बनाई जाती है। और दोनों में कौन सा, किन्नू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? बताओ मेरे को, किन्नू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? किन्नू, जिसको आप संतरा बोलते हो, किन्नू। इसको छोटा भी ऐसा भी लिखा जा सकता है या संतरा भी बोला जा सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में कौन सा अम्ल होता है बताओ भाई? कौन सा? ये खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है? वो आपका अम्ल होता है, वो बताओ। तो सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तो भोजन का पकना, अब भोजन पकता है तो बताओ, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। चले आगे। ऐसे देखो, भोजन का सड़ना, जब भोजन सड़ता है तो आपको पता है जो हानिकारक जो आपके परजीवी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते होते हैं और फिर नए पदार्थ बनते हैं। तो ये भी आपकी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, अभी मैंने समझाया कि मोमबत्ती जब जलती है तो रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो ये भी सही है आपका। कार्बन का दहन, जब आप कार्बन जलाते हो तो देखो, कार्बन सी से लिखते हो और कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो क्या बनती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ आया? जैसे कार्बन का अर्थ क्या है? जैसे टायर जलाते हो, ट्यूब जलाते हो जिसमें कार्बन होता है, लकड़ी जलाते हो तो उसमें भी कार्बन होता है ना। तो क्या होता है? CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, नया पदार्थ बन गया। तो ये भी क्या है? कार्बन का दहन होता है। ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, तो ये दोनों कार्बन और लकड़ी, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन हो गया। चले आगे। अब देखो, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब आपको पता है चूने का पानी, जो चूने का पानी होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ब्रैकेट बंद और 2 होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गुजार दें तो क्या बनेगा भाई? तो बनेगा CaCO3, जिसको आप बोलते हो संगमरमर। क्या बोलते हो? संगमरमर। ये संगमरमर का सूत्र होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। जो कली करते होते ना पुराने प्राचीन घरों में, जो कच्चे मकान होते थे उसमें कली करते होते चूने का उपयोग करके, तो वो यही प्रोसेस होता था। इसी के कारण जो कली की होती थी बाद में वो सफेद हो जाती थी, बिल्कुल घर एकदम व्हाइट व्हाइट लगते थे। तो इसी की वजह से, क्योंकि जो चूने का पानी है और उसमें आपको पता है चूना जब आप भिगोते हो,
चूना क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ चूना, जब इसकी जल के साथ में, ये कौन सी विक्रिया है? ये है जब चूने को मैं भिगो रहा हूं पानी के अंदर, ये जल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हो बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? ये तो है आपका बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें पानी मिला दिया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। समझ आया? बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? वो है आपका बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, सिंपल सी बात है। ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का दही में बदलना, ये हमने कर लिया। चांदी का काला होना, चांदी क्या होता है? एजी। चांदी क्या होता है? एजी होता है ना, एजी सोना होता है। चांदी कौन सी होती है? सिल्वर होता है। चांदी क्या होती है? सिल्वर। अब आपकी जो सिल्वर होता है, क्या होता है? सिल्वर होता है, उस पर काली परत जमा हो जाती है। आपको पता है, चांदी धीरे धीरे आप यूज करते हो तो देखते हो कि चांदी का जो चमकीला रंग होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर काले रंग की परत जमा होने लग जाती है। जब भी आपकी जो सिल्वर होती है, यदि सिल्वर होती है, वो ऑक्सीजन, जो आपकी वातावरण में क्या भी ऑक्सीजन है, दूसरा क्या? नमी है। नमी है प्लस में ऑक्सीजन है, ये दोनों के साथ में विक्रिया करेगी। अब विक्रिया करेगी तो ऊपर क्या बन जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिससे क्या है? जिससे क्या होता है? चांदी का रंग काला हो जाता है। ठीक है। अब तांबे का हरा होना, तांबा हरा क्यों हो जाता है भाई? देखो, तांबे के ऊपर भी हरे रंग की परत जमा हो जाती है। तांबे के ऊपर भी हम हरे रंग की परत जमा हो जाती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। तांबे को किससे लिखते होते हैं? ये कॉपर Cu से लिखते हैं। ठीक है। चांदी को सिल्वर से लिखते होते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है। और आगे बढ़े। ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इससे नया पदार्थ बनेगा। जो हरी परत है वो भी एक नया पदार्थ है, काली परत है वो भी एक नया पदार्थ है, तो नया पदार्थ बनेगा। इसकी इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। जो करवाएंगे वही आएगा। बड़ा चढ़ा के आपको मतलब डिटेल में ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा लेवल हो जाएगा। उतना लेवल इसमें सीईटी में नहीं पूछा जाता। ठीक है। देखो, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर अभिक्रिया होगी। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है बताओ? CuSO4 होता है। अब इसमें लोहे की कील डाल दी, यानी लोहा Fe होता है, तो अभिक्रिया होती है। तो देखो, इससे क्या होता है? एक तो बनता है आपका फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर अलग हो गया, प्लस में फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया? FeSO4। ये बना वही पदार्थ आपका। तो तांबा अलग हो गया और एक नया पदार्थ बन गया जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालोगे तो क्या अभिक्रिया होगी? कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कॉपर विस्थापित हो जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये भी आपकी क्या भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक चेंज है। सेब को काटने पर रंग बदल जाता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा तो धीरे धीरे वो जो है वो लाल भूरे कलर का, जहां से काटा है वो लाल भूरे कलर का होना शुरू हो जाता है, यानी उसके ऊपर एक पपड़ी जमा होने लग जाती है जो एक नया पदार्थ है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg से लिखते हो, और इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिक्रिया होती है मैग्नीशियम की। अब इसको संतुलित करना है, वो आप कर सकते हो। यहां से 2 लगाऊं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ये लो जी 2। अब 2MgO2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया? 2Mg + O2, ये अभिक्रिया हो जाएगी और 2MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। क्या था? मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। अब जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और मेहंदी का जो रंग बदलता है, देखो मेहंदी पहले क्या होती है भैया? मेहंदी पहले सफेद होती है, पारदर्शी होती है, और जब उसे ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया यानी उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो रंग परिवर्तित हो जाता है। रंग परिवर्तित हो जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है। मेहंदी का जो टिश्यू होता है वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी होता है। और जब लगाने के बाद में उसे सुखाते हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसे सुखाते हो तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। यानी किसी चीज को यदि किसी अभिक्रिया को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हो तो उसको ऑक्सीकरण बोल सकते हो आप।
तो ऑक्सीकरण की वजह से जो पारदर्शी पदार्थ होता है वो रंगहीन होता है, जो वो क्या हो जाता है, वो रंगमय हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगमय। और यह रंगमय कौन सा होता है, लाल। कौन सा होता है, लाल। लाल और केसरिया टाइप से ऐसे कलर निकल कर आता है, ठीक है, महरून कलर हो जाता है, लाल महरून बोल सकते हो आप। तो ये भी आपका नया पदार्थ बन गया, यानी रासायनिक परिवर्तन है। चले आगे। आगे देखो, लोहे पे जंग लगना हमने कर लिया। पेट्रोल का जलना, अब देखो पेट्रोल जलता है तो क्या बनता है भैया बताओ, पेट्रोल जलता है तो ऊर्जा बनती है ना, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, तो फल पकते हैं तो सिंपल सी बात है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का फटना, जब पटाखे फटते हैं तो क्या आवाज निकलती है और राख बन जाती है, जो बारूद होता है जो, ठीक है, तो जो बेरियम होता है, जो बारूद वगैरह होता है, तो वो अलग एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। भोजन का पचना ये हमने कर ही लिया। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, हमने बहुत सारा करवा दिया, इतने नहीं आएंगे, बट बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। कागज का जलना, देखो कागज जलता है तो क्या बनता है, राख बन जाती है, तो नया पदार्थ बन गया। गैस का जलना, गैस जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ये भी नया पदार्थ बन गया। संगमरमर पर अम्ल की अभिक्रिया, जो पत्थर होता है, संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें कोई भी एसिड डाल दो आप, यानी हाइड्रोजन प्लस वाला कोई भी एसिड डाल दो, तो क्या है, जो संगमरमर है वो चमकने लगती है। क्या करने लगती है, चमकने लगती है, और ज्यादा चमकने लगती है। उसके ऊपर जमा जो भी पीलापन है वो दूर होने लगता है। सिंपल सी बात है, जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह आते हैं, टॉयलेट क्लीनर आते हैं, वो क्या एसिडिक होते हैं, और उसमें जो पत्थर वगैरह लगे होते हैं, आपके जो मार्बल वगैरह लगा होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब आप टॉयलेट क्लीनर या कोई फर्श क्लीनर का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या है, सेम अभिक्रिया होगी, इसी कारण फर्श है वो नए जैसे लगने लग जाते हैं, चमकने लग जाती है, जो आपके फर्श की टाइल्स होती है वो, तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर पेंट नया करने से जंग लगना, अब लोहे पर जंग क्यों लगता है, क्योंकि हम लोहे पर बचाव के लिए, लोहे पर बचाव के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं तब जंग लगता है। लोहे पर कुछ भी नहीं करते हैं ना, ऐसे लोहा सीधा सूना छोड़ दिया हमने, खुले एरिया में छोड़ दिया, तो बारिश की वजह से, नमी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या है, जंग लगना शुरू हो जाता है। यदि हम उसे पेंट कर दें, पेंट यानी कलर कर दें, तो उस पर जंग नहीं लगती। वो चीज हम देखेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आगे इसी में करेंगे। देखो, चूना पत्थर को गर्म करने पर अपघट्य, ये हमने कर लिया, ठीक है। बैटरी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, बैटरी के अंदर, ठीक है। मानव शरीर में होने वाली उपापचयी, जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, वो सारे जो ये प्रोसेस है ना, वो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन। याद रख लो इनको। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको एक्स बैंकर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ज्वाइन कर लो। बहुत ही कम मेंबर है, नया बनाया भाई, ठीक है। चलो, जंग से बचाव के उपाय। अब जो लोहे पे जंग लगती है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे पहला काम तो है ये है बेटा, यदि कोई आपके पास लोहे की चीज है तो उस पर आप कर दो पेंट, पेंट यानी कलर कर दो उसको, ठीक है। पेंट कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तरीकों से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। एक होता है गैल्वेनीकरण। क्या होता है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है, जो आपका जिंक होता है, जिंक Zn, जिंक, तो जिंक सल्फेट की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक सल्फेट की परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर। उदाहरण के लिए जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, ठीक है, तो कुतुब मीनार के पास एक पोल है जो काफी टाइम से जंगरोधी है, मतलब काफी हजारों साल उसको माना जा सकता है, ठीक है। तो वो जंगरोधी है, उस पर जंग नहीं लगा, लोहे का है वो। क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसके ऊपर जिंक सल्फेट की परत चढ़ी हुई है, यानी Zn की परत चढ़ा देते होते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो बताओ गैल्वेनीकरण का प्रोसेस क्या है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण होता है यानी जो जिंक होती है, Zn धातु है ये, जिंक सल्फेट की परत चढ़ा देते होते हैं लोहे के ऊपर, तो जिससे क्या है लोहा खराब नहीं होता, उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो तीसरा क्या भी, तीसरा है विद्युत लेपन।
अब ये विद्युत लेपन क्या है, अब ये भी समझ लो। आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उस पे आप क्या करो, उस पे आप क्रोमियम प्लस निकल, क्रोमियम और निकल ये धातु ही है, ठीक है। अब इनका क्या है, आप विद्युत लेपन कर दो, यानी उनका लेपन कर दो, इसकी परत चढ़ा दो, आप इसकी क्या चढ़ा दो, परत चढ़ा दो, यानी लोहे पर क्रोमियम व निकल की परत चढ़ाना, किसी भी विधि से चढ़ाना, किसी भी यंत्र से चढ़ाना, इसको हम बोलते हैं। अब परत चढ़ाते हो तो आपको पता है विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इस कारण इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। अब क्रोमियम और निकल की जब परत चढ़ा दोगे तो लोहे पे क्या है, लोहा एक तरीके से क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्र धातु। और आपको पता है जो मिश्र धातु होते हैं ना, मिश्र धातु कौन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है। अब ये स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसमें होता है लोहा क्रोमियम प्लस में निकल, ठीक है, इनका समान अनुपात होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील क्या है, जल्दी से क्या है, एक तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, कि चालक होता है, बताओ कुचालक होता है कि चालक होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें क्या है, जंग नहीं लगती क्योंकि ये चिकना हो जाता है, तो इसकी जो सरफेस होती है वो ऑक्सीजन प्लस में नमी के संपर्क में आने पर कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती, इस कारण क्या है, जंग नहीं लगता। तो एक विद्युत लेपन हो गया, एक मिश्र धातु हो गया। मिश्र धातु, विद्युत लेपन, ये सारी अभिक्रियाएं हैं आपकी जंग से बचाने के लिए। कौन कौन से निकल के आई है भाई, पहले तो है पेंट, फिर है ग्रीस, फिर है तेल, फिर है विद्युत लेपन, यह है विद्युत लेपन, गैल्वेनीकरण, और कितना हो गया बताओ, 6 हो गया ना। एक है आपका मिश्र धातु, यानी कोई मिश्र धातु बना दो, लोहे को मिश्र धातु बना दो, मतलब ऐसे मिश्र धातु बनाए जाते हैं जिसपे कि जंग ना लगे, ठीक है। ये क्रियाएं होती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो बच्चों हमारा ये तो रासायनिक जो परिवर्तन था वो इतना ही है। इस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम अब कर लेते हैं इसके बाद में। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। छोटा करना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन, ओके। अब देखो, तांबे के बर्तन को आर्द्र वायु में खुला रखने पर रिक्त स्थान बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। तांबे पर हरी परत किसकी वजह से होती है भाई बताओ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, बताओ। तो ये कॉपर कार्बोनेट है भाई, कॉपर है कार्बोनेट, CuCO3। इसकी वजह से जो आपका तांबा है उस पर क्या हो जाती है भाई, हरे रंग की परत जमा हो जाती है। और आपको पता है जो सोना होता है ना, गोल्ड होता है, गोल्ड, उसके ऊपर भी हरे रंग की परत चढ़ती है, वो सेम ही है भाई। क्या है वो आपका सेम है, उस पर भी कार्बोनेट की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। और कार्बोनेट की वजह से ही इसका जो कलर है वो हरा होता है भाई, ठीक है। आपका तांबा जो हरा हो जाता है, कारण हरे रंग की परत जमा हो जाती है, कारण क्या है, उस पर कॉपर कार्बोनेट की परत जमना शुरू हो जाती है। इसे ये क्या है, एक तरीके की ये कॉपर पर जंग लगना, ठीक है। आगे बढ़े, और ये 10+2 CET 23/2024 में आया हुआ है, जो एग्जाम हुआ था। आगे बढ़े, करते हैं भाई इसको, एक सेकेंड। ये रहा आपका सवाल, कैसे करोगे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण जो कोरोजन के उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना क्या संक्षारण का उदाहरण है, सिंपल है भाई। जंग लगना क्या संक्षारण ही तो है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा देखो, चांदी पर काली सतह का आवरण, ये भी संक्षारण है। तांबे पर हरी परत, ये भी संक्षारण है। लोहे की वस्तु का गलवनीकरण, ये भी संक्षारण है।
गैल्वेनीकरण क्या है, अभी मैंने बताया। गैल्वेनीकरण वास्तव में जो जिंक होता है, जिंक सल्फेट की परत चढ़ा देते होते हैं, ZnSO4, जिंक सल्फेट की परत चढ़ा देते होते हैं, जिससे लोहे पे जंग नहीं लगती। और ये सारे जो प्रोसेस है वो सही है, यानी 1 2 3 4, ठीक है। अभी पूछा क्या, देखो संक्षारण है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण लोहे पे जंग लगना, लोहे की वस्तु पर गैल्वेनीकरण है। संक्षारण कौन सा है उसमें बताओ? संक्षारण कौन सा सही हो जाएगा बताओ? लोहे पर जंग लगना, लोहे की वस्तु को गैल्वेनीकरण, तो संक्षारण क्या हो गया? कोरोजन क्या है? संक्षारण क्या होता है बताओ? कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ सही कौन सा है, अभी बताओ इसका। ठीक है, बता सकते हो आप। इसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 सही है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लोहे पर जंग लगना हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में केवल हवा की, तो इसमें देखो हवा भी चाहिए, हवा क्या मतलब ऑक्सीजन चाहिए, प्लस में पानी मतलब नमी, तो ये दोनों चाहिए ना, तो आपका क्या ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़े, ये भी आया हुआ है 24/10/2024 को। आगे बढ़ते हैं। देखो जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातु में लगता है। लोहे के लिए यह अधातु में लगता है, नहीं है भाई। यह विलेय अपघट्य का उदाहरण है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? लोहा क्या वास्तव में Fe होता है, ठीक है, फेरस होता है और ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करता है और प्लस में नमी भी चाहिए होती है, यानी H2O लिख दूं तो इससे बनता है आपका जंग लगने का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3, ये आपका, और XH2O, ये आपका निकलता है जंग का सूत्र। ठीक है, तो ये फेरस ऑक्साइड है। क्या है ये? फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला सही है, जंग के लिए सही है, क्योंकि लोहा है तो अधातु तो नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। विलेय अपघट्य का उदाहरण है, यानी ये लोहा है वो विलेय हो सकता है क्या? अपघट्य का मतलब ये क्या, इसको घोलते हैं तो ये टूट के घुल जाता है, चीनी थोड़ी है कि टूट के घुल जाएगा, ये क्या है? धातु है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर, क्या पूछा फिर? रासायनिक परिवर्तन का। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं जी। ठीक है, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, तो रहती तो मिट्टी है, ये भी नहीं होगा। नमक का पानी में घुलना, अब नमक पानी में घुलता है तो नया पदार्थ तो नहीं बनता ना, रहता तो वो नमक वाला पानी है, उसको गर्म करेंगे तो फिर से नमक प्राप्त किया जा सकता है, ये भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने वाला अब एक बच गया, तो ये हमने अभी किया था, तो सब्जियों को पकाना जो है ना वो रासायनिक परिवर्तन, आपको पता है। ओके, चले भाई आगे। कक्ष तापमान, यानी जो कमरे का तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। दूध का खट्टा होना यानी तापमान, जो कमरे का तापमान है लगभग आप बोल सकते हो कि 24 डिग्री बोल सकते हो, 23-24 डिग्री लगभग माना जाता है। तो कमरे के ताप पर दूध का खट्टा होना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, तो बेटा ये है केवल रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध का दही में बदलना तापमान पर इफेक्ट नहीं करता है। दूध के खट्टा होने में, अच्छा दूध का खट्टा होने में पता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। और टेम्परेचर क्या, कमरे का तापमान है तो उसमें क्या है, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, तो दूध ऑटोमेटिक फट जाता है। तो कारण क्या है, उसमें कुछ खटास आ गया है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है वो। भौतिक परिवर्तन तो वो होता है जिसमें केवल आकार बदल जाता है, पदार्थ वही रहता है। ठीक है, चलें आगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आने वाला जो हमारा नया टॉपिक है जो साइंस में, तो वो हम करेंगे। और दूसरा जो हमने भौतिक परिवर्तन करवाया था उसके एमसीक्यू और रासायनिक परिवर्तन के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम एक नए चैप्टर के अंदर लेकर आएंगे। आप जरूर देखना है, और वीडियो कैसा लगा वो बताओ, क्या सुधार करना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह कि हमने जो करवाया है वो इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जय हिंद।